चलिए स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, देखिएगा मोशन इन ए प्लेन के हम लोग 2024 एंड 2025 के जेई मेंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन। अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, आर के बराबर, और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा थीटा है। तो हमें बताना है यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि उन दोनों का सम का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर्स में, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम बोला गया है, कितना है, आर है। तो यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों को ही हम लोग आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 2r इंटू आर, यानी कि 2r स्क्वायर हो गया ये, इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा 2r स्क्वायर हो गया। दोनों ही टर्म से हम लोग 2r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से। अब देखिएगा आपको एक वो प्रॉपर्टी याद होगी, ठीक है ना, क्या है हमारे पास में, कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारे पास में, इट इज इक्वल टू, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये -1 इधर गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस कंडीशन के हिसाब से 2 थीटा की जगह यहाँ पर थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना, और सामने ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इस तरीके से। यहाँ पर ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इट विल बी 2r कॉस थीटा बाई 2। और ये क्या हमको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब यहाँ पर एक टास्क देता हूँ आपको होमवर्क पे करने के लिए। हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो निकाल लिया, क्या है हमारे पास में, 2r कॉस थीटा बाई 2। तो अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ये आप इसको एज ए होमवर्क लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करें इसे। लिखा है इतना,
चलिएगा अगला सवाल देखें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, समझते हैं कि द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर इज। तो हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, किसमें किसमें, पहला वेक्टर तो हमारा q वेक्टर और दूसरा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि दोनों को आप वेक्टरली ऐड कर लो, ठीक है ना। जो वेक्टर आएगा, ठीक है ना, वो q वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा वो हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, दोनों को वेक्टरली ऐड कर लेंगे। तो रिजल्टेंट निकालना है हमें, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, ये पहला वेक्टर है इसका, दैट इज 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर क्या है यहाँ पर 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। तो यहाँ पर ये देखिएगा प्लस 2p वेक्टर माइनस 2p वेक्टर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि क्या आएगा हमारे पास में 4q वेक्टर। यानी कि जो रिजल्टेंट है वो q वेक्टर के 4 टाइम्स है। तो एक प्रकार से क्या हो गया हमारे पास में पैरेलल वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर r वेक्टर और q वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा, 0, बिकॉज दे आर पैरेलल वेक्टर्स, they are parallel vectors, therefore angle between r vector and q vector is 0 डिग्री। सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 0 डिग्री। लिखाइए इसको। चलेंगे फिर अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जो कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो हमारी क्या है, सेम है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। तो ये वाले की पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरे वाले पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हमारी बी वेक्टर से बताई गई है, क्या है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों ही वेक्टर क्या हो, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर एक्चुअल में ऐसा है। द वैल्यू ऑफ n टू द पावर -1 इज, तो यहाँ पर ये जो n टर्म दिख रहा है, ठीक है ना, इसकी पावर -1 क्या होगी ये हमें बताना है। समझ में आई बात। तो एक चीज तो हमें ये दिया गया है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, ओरिजिन से सेम दूरी पर है ना, तो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। और दूसरा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो ये कंडीशन का यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वी कैन से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है हमारे पास में 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, i कैप डॉट i कैप 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 2 हमारा ये पहला टर्म हो गया, प्लस में j कैप डॉट j कैप 1 होता है, यानी कि क्या हो गया ये 3n इंटू -2 प्लस k कैप डॉट k कैप 1 होता है, यानी कि 2 इंटू ये 4p हो गया,
2 इंटू 4p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 यानी कि ये हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। 4 माइनस ये कितना आ गया -6n प्लस 8p इज इक्वल टू 0। ये लेटर से हमारी पहली इक्वेशन कंसिडर कर लो। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर दी गई है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट में इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है, 2, 3n और ये 2 है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। तो यानी कि ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसी प्रकार से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ठीक है, इनके अंडर रूट में कंपोनेंट्स का स्क्वायर को ऐड कर लीजिएगा, जो है हमारे पास में 2 स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर। ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया। इस अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, राइट। फिर आपका इंडिविजुअली 2 का स्क्वायर 4 है ना, 3n का स्क्वायर हमारा 9n स्क्वायर हो गया प्लस ये हमारा 4, राइट। तो इसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। तो पहला टर्म हो गया हमारे पास में LHS में 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4, और RHS में टर्म क्या बन जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी हमारा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16p स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये 9n स्क्वायर को इधर लीजिएगा, ये 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपस में दोनों को ये कैंसिल आउट कर देंगे सब्ट्रैक्ट होके, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास में 16p स्क्वायर। देयरफॉर ये टर्म बन जाएगा हमारे पास में 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। दोनों साइड का अंडर रूट ले लीजिएगा ताकि स्क्वायर टर्म हम लोग हटा दें। क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4p हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो p की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है हमारे पास में प्लस माइनस ऑफ 3n/4। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर हमारे पास में 1 क्या थी, 4 - 6n प्लस 8p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p की एक एक करके दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा 3n/4 पुट कर लो, ठीक है ना। उस अगर ये कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, यही आंसर है। अगर नहीं हो रहा है तो अगला वाला ले लेंगे, जो वैल्यू p की हमारी क्या लेंगे -3n/4, राइट। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है क्या है हमारे पास में 4 - 6n प्लस 8p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग p की जो वैल्यू है, ठीक है ना, p की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 3n/4, 3n/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखिएगा 8 जो है वो 4 से 2 टाइम्स जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 4 - 6n प्लस 6n इज इक्वल टू 0। तो -6n प्लस 6n, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा तो n कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये इक्वेशन से हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, और ये LHS और RHS के हिसाब से भी गलत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में p की हमारी दूसरी वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे -3n/4। तो ये हो गया 4 - 6n प्लस 8 इंटू -3n/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वापस से ये 8 जो है वो 4 से 2 टाइम्स गया, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 - 6n, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में -6n इज इक्वल टू 0। और ये -6n -12n इसको राइट हैंड साइड ले लो तो क्या बन जाएगा 12n इज इक्वल टू 4। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कि n इज इक्वल टू 1/3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की पावर -1। और हमें यहाँ पर क्या बताना है n की पावर -1। तो n की पावर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीजर में क्या वैल्यू पुट करोगे आप 3 पुट करोगे।
लिखा है इसको? इसको भी नोट डाउन करें फटाफट। लिख लिया इसको? चलेंगे अगला सवाल देखेंगे अब। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी वेक्टर। हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों को जब हम लोग वेक्टरली ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो बी वेक्टर का आधा है। समझ में आई बात? सो द एंगल इन डिग्री बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमारा एंगल कितना होगा ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो देखिएगा सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई ए वेक्टर ले लो इस तरीके से और बी वेक्टर को इसके साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो ये रिजल्टेंट ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आर वेक्टर। तो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब डेफिनेटली हमारा जो बी वेक्टर है वो कुछ इधर की तरफ होगा ऐसे, तभी तो इनका वेक्टर एडिशन ये हमारा आर वेक्टर निकल के आएगा ऐसे। समझ में आई बात? तो यहां पर ये हमारा बी वेक्टर है। अब अगर बी वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट्स बनाएं, ठीक है ना, आर वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम लोग इसका बी वेक्टर का कंपोनेंट बनाएं, ठीक है ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टली इतना आ जाएगा और आर वेक्टर के अलोंग तो ये पूरा आर वेक्टर ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में ये एंगल अगर थीटा है तो बी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आर वेक्टर ही तो है। आ रही बात समझ में? और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बी का हाफ है। तो बी वेक्टर का आर वेक्टर के अलोंग परपेंडिकुलर कितना है? क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर। और वही, ठीक है ना, रिजल्टेंट जो है वो हमारा क्या बोला गया? इट इज हाफ ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ये हमारा b/2 है। राइट? तो यहां पर ये जो बी वेक्टर है इसके ये एक कंपोनेंट बनाएंगे इधर और दूसरा आपका ये आर वेक्टर के अलोंग। तो ये पूरा आर वेक्टर को ही तो ऑक्यूपाई कर लेगा इसका आर वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, क्योंकि ये यहाँ पर ए वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसके अलोंग बी वेक्टर जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, आर वेक्टर के अलोंग में, ठीक है ना, पूरा आर वेक्टर को ही ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब क्या है? बी वेक्टर का जो आर वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है वो पूरा आर वेक्टर ही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आर वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो गया? बी साइन थीटा। ए वेक्टर के अलोंग क्या हो गया हमारे पास में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा बी साइन थीटा है
वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वही हमारा बी वेक्टर का हाफ है। समझ में आ रही बात? तो यहां से ये देखिएगा हमारा बी से ये बी चला गया, इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा क्या हो गया? हाफ हो गया ना। साइन थीटा इज इक्वल टू ये हाफ। तो अगर साइन थीटा हाफ है तो थीटा क्या हो गया हमारे पास में? साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि क्या होता है? 30 डिग्री। तो ये वाला थीटा जो है वो हमारा 30 डिग्री आया है, और हमें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो ये पूरा एंगल कितना है हमारा? 180 डिग्री। तो 180 में से आप थीटा डिग्री माइनस कर दो तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 150। नोट डाउन करें इसे। लिखा इसे? चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। तो देखिएगा सवाल कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स ऑफ 5/9 विथ ईच अदर, then magnitude of a vector plus b vector is equals to √2 times magnitude of a vector minus b vector for magnitude of a vector is equals to n times the magnitude of b vector। तो कहा जा रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमारा? cos इनवर्स ऑफ 5/9, ठीक है ना। और कंडीशन क्या दे रखी है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। और एक और कंडीशन दे रखी है कि a जो है वो n टाइम्स b है मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर जो n है इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है वो हमें बतानी होगी। सवाल समझ में आया सभी को? तो हमारी जो कंडीशन दी गई है, ठीक है ना, उसी का यूज करते हुए चलते हैं। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा क्या है हमारे पास में? cos इनवर्स ऑफ 5/9 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? cos इनवर्स ऑफ 5/9, ये इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड भेज दो, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड का? a स्क्वायर, और ये हमारा 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये b स्क्वायर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टर्म क्या बचेगा? ये बचेगा
2ab cos इनवर्स 5/9, ये क्या हो जाएगा सिंपली 5/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इंटू ये क्या हो जाएगा 5/9, इस तरीके से। अब हमें कंडीशन दे रखी है a जो है वो n टाइम्स ऑफ b है, ठीक है ना, तो a को हम लोग nb पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू nb इंटू b इंटू 5/9 इज इक्वल टू a हमारा ये nb इसका स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है, तो यानी कि 4 इंटू nb इंटू ये b इंटू 5/9 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से b स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेके कट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में ये बात। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, ये टर्म क्या बचेगा हमारे पास में 2 इंटू 5 यानी कि 10/9n हो गया। सो दिस इज 10/9n इज इक्वल टू ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज योर माइनस 5 इंटू 4 यानी कि 20n डिवाइडेड बाई ये 9 हो गया, राइट। इतना समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले लो आप, ठीक है ना, ताकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो क्या करेंगे, ये जो 10/9n है इसको राइट हैंड साइड में ले लो आप, तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 20n डिवाइडेड बाई 9 माइनस 10n डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 30n डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। एलसीएम ले लो और फिर 9 को उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 9n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। ये माइनस 30n को पहले लिख दिया ना। इस पूरे इक्वेशन से हम लोग 3 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं हर एक टर्म को, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि a हमारा क्या है 3, इसी प्रकार से b हमारा क्या है -10 और c क्या है हमारे पास में 3 है। तो n की हमारी 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ये अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b क्या है हमारा -10 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में b यानी कि -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी कि 3 इंटू 3, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, डिवाइडेड विथ 2a यानी कि 2 इंटू 3 कर दिया हमने यहाँ पर। तो इसको इधर ले लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब n हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज +10 प्लस माइनस ऑफ -10 का स्क्वायर इज 100 माइनस ये 4 इंटू 9 यानी कि कितना आ गया 36 अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज 6। तो ये बन गया हमारे पास में 10 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई ये 6 हो गया इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 64 क्या होता है हमारा 8 डिवाइडेड बाई ये 6 कर दिया हमने। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा n की वैल्यू होगी, ठीक है ना, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस लेते हैं तो 10 प्लस 8 यानी कि क्या हो गया 18/6 और 18 जो है वो 6 से 3 टाइम्स जाएगा यानी कि क्या बन गया हमारा 3। और दूसरे केस में अगर हम लोग इसको माइनस में लेते हैं तो 10 माइनस 8 यानी कि क्या हो गया ये हमारा 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 आ गया। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीजर वैल्यू ऑफ n लेना है, यानी कि क्या लेना होगा हमें 3 को लेना होगा
therefore we can say as n is integer value, therefore n is equals to 3, राइट। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम लोग ऑप्शन में? 3 फिल कर दें। नोट डाउन करें इसे। लिख लिया ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। फिर देखिएगा, अगला सवाल दिया गया हमें कि ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड इज पैरेलल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा ए वेक्टर के बराबर है और उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो हमारा बी वेक्टर के अलोंग है। The x and y components of this vector in first quadrant are x and 3 respectively, where x is equals to। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो हमारा इस वेक्टर के जो x और y कंपोनेंट है वो क्या बोला गया है? x है और y कंपोनेंट हमारा 3 है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा ये हमें बताना है यहाँ पर। तो मान लीजिएगा कि जो हमारे पास में वेक्टर है वो c वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? a वेक्टर के बराबर। इसकी डायरेक्शन क्या है? b वेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से बताते हैं, यानी कि हमें क्या करना है? a इंटू बी कैप करना है। a हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरीके से, और b कैप यानी कि b वेक्टर डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर हमारा क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन रहा है हमारे पास में? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो y कंपोनेंट तो हमारा 3 है, दिख रहा है। तो x कंपोनेंट क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 4। देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि x हमारा क्या है? 4। देयरफॉर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू इज 4 ओवर हियर। ओके, नोट डाउन ये। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा, सवाल दिया गया है कि 2 balls with same mass and initial velocity are projected at different angles in such a way that maximum height reached by first ball is 8 times higher than that of the second ball। तो बोला गया है कि यहाँ पर 2 balls है, ठीक है ना, दोनों को, ठीक है, दोनों का मास सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, यानी कि कुछ इस तरीके से इनको फेंका होगा, ठीक है ना। इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी दोनों की सेम है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कुछ ऐसे गिरा है, और ये जो है ये और ऊपर जाके, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर गिरा होगा। तो जिसकी वजह से इसकी पहले वाले की जो ये हाइट है, मान लीजिएगा कि ये हमारा h1 है और इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो h2 है। तो यहाँ पर ये इसको h1 बोल लूँ और इसको h2 बोल। तो यहाँ पर h1 जो है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग? 8 टाइम्स हमारा h2 है। समझ में आ रही बात? फिर क्या बोला गया है कि T1 एंड T2 आर दी टोटल फ्लाइंग टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल।
तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट बॉल है, ठीक है ना, ये वाली, इसके लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये T1 है, और इसके लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये T2 है। तो हमारे पास में T1/T2 क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। सवाल समझ में आया? सवाल तो समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज करते हुए चलते हैं। हमें क्या दे रखा है कि H1 = 8 टाइम्स H2 है। H1 हमारा मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट के लिए प्रोजेक्टाइल के केस में फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल, है ना, वेरी गुड। तो ये है हमारे पास में U² sin स्क्वायर ये θ1 डिवाइडेड बाई A2g = 8 टाइम्स H2, दिस इज U² sin स्क्वायर, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 ले लो, डिवाइडेड बाई ये हमारा 2g। तो दोनों साइड से ये U² से U² कैंसिल आउट हुआ, ये 2g से यहाँ पर 2g कैंसिल आउट किया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में साइन, ये आपका स्क्वायर में है, ठीक है ना, तो अंडर रूट ले लो आपका, ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि sin θ1 = 8 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास में sin θ2 हो गया। तो sin θ1 अपॉन sin θ2 निकाल लेते हैं यहाँ से। सो हियर वी कैन से कि sin θ1 अपॉन में sin θ2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। अब हमें निकालना क्या है, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, दैट इज T1/T2 = टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g, ठीक है ना, ये पहला T1 हो गया, और T2, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में है, तो क्या लिखेंगे इसको रेसिप्रोकल करके, दैट इज 2u sin θ2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा g। तो ये 2u से हमारा 2u चला गया, g से हमारा g चला गया, यानी कि क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में sin θ1 डिवाइडेड विद sin θ2, और sin θ1 डिवाइडेड बाई sin θ2 क्या आया था हमारे पास में 2√2 आया था, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विच इज 2√2:1। लिखे हुआ ये, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट। एक पार्टिकल है जिसको हमने u वेलोसिटी से फेंका है कुछ इस तरह से, ताकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इसकी मैक्सिमम हाइट की 3 टाइम्स है, राइट। यानी कि ये कुछ मान लो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को, तो ये कुछ इस तरीके से गया होगा, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, एंड दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज है दिस इज योर 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। क्लियर है ये बात? और लेटर से ये हमारा थीटा एंगल है, इसको हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो याद करिएगा, आपको मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में एक रिलेशन बताई थी, क्या थी वो?
tan थीटा बाई 4, वेरी गुड, है ना। इसी का यूज करते हुए हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में रिलेशन क्या है, h बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर 3 टाइम्स दी मैक्सिमम हाइट बोला गया। तो यहाँ पर ये h से h चला गया, यानी कि tan थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास में, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो tan थीटा हमारे पास में 4/3 आया है, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कि क्या कहा गया है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज एन यू स्क्वायर अपॉन में 25g, वेयर वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है ना, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कुल मिला के हमें रेंज निकालनी है, और रेंज को इसके साथ कंपेयर कर देना है, जिससे हम लोग n की वैल्यू को निकाल पाए। समझ में आ रही बात। तो रेंज के लिए अब फॉर्मूला याद करिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाँ, एक 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है, और दूसरा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। और साइन 2 थीटा जो है वही हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसी को हम लोग फर्दर यहाँ से एक्सपांड कर सकते हैं, दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये जी हो गया, राइट। तो अब देखिएगा ये 2u स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना, इधर इसको लिख ले 2u स्क्वायर बाई जी, इंटू में क्या करना है हमें, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 मिल गया। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये देखिएगा न्यूमरेटर 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना, तो 8 इंटू 3 यानी कि 24 आ जाएगा। तो दिस इज 24u स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 25g, और इसी को हमें कंपेयर किसके साथ करना है, nu स्क्वायर अपॉन में 25g के साथ। सो दिस इज nu स्क्वायर अपॉन में 25g। तो अगर हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या बताओगे आप, क्या है, n इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, और ये हमको हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। हो गया नोट डाउन। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है कि ये हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। कि कोई एक हेलीकॉप्टर है, ठीक ना, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको शो किया गया, और ये, ठीक है, नीचे सॉरी ये जो है ये हमारा 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैकेट कैरी कर रहा है उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 360 किलोमीटर पर आवर।
और ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये, 2 किलोमीटर की हाइट पर है। इस दौरान पर ये इस पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। फिर कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट ओ 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है 20 सेकेंड के बाद में ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है ना। जिस पॉइंट को हिट करता है उसका नाम ओ बताया गया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड इज, ठीक है ना। तो जो हमारा फाइनली पैकेट जहां पर गिरा है और जहां पर इनिशियली इसको ड्रॉप किया गया था, इनके बीच की जो डायरेक्ट दूरी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी होगी वो हमें बताना है। और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें और एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें। तो यहां पर ये हमारा कुछ हाइट से हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है और जब ये पैकेट को ड्रॉप करेगा तो पैकेट ऐसा तो है नहीं कि सीधा नीचे गिर जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर में नीचे लग रहा है, तो ये यहाँ से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए लेट अस से कि फाइनली ये इस पॉइंट पर गिर रहा है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। तो जिस पॉइंट पर ये गिरा है ना, और जिस पॉइंट से इसको गिराया गया था, इनके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट, राइट, लेट अस से कि ये हमारा डी है और इसने जो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करी है ये मान लो हमारी कुछ एक्स है। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा हाइपोटेनस दिख रहा है, यानी कि डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले u हमें कितना दिया गया है, दिस इज योर 360 किलोमीटर पर आवर। तो u को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो दिस इज 360 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, यहाँ पर ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 360 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 20 और 20 इंटू 5 ये हमारा बन गया 100 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, जो इसके पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोला गया है 20 सेकेंड, यानी कि x कितना हो जाएगा u इंटू टी, और u हमारा कितना है 100 और टाइम कितना है 20 सेकेंड का, तो कितना आ गया हमारे पास में 2000 मीटर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 किलोमीटर। और वहीं अगर हमें ये वर्टिकल हाइट बतानी है, ठीक है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे हमें दिया गया ये आपका 2 किलोमीटर से फॉल कर रही है, यानी कि यहाँ पर h हमें क्या दिया गया है, दिस इज योर 2 किलोमीटर डायरेक्टली दिया गया है, राइट। अदरवाइज इसको आप हाफ GT स्क्वायर से निकाल सकते थे, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगाते थे, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है 0 है, तो ut हमारा 0 हो गया, हाफ GT स्क्वायर लगाओगे तो आंसर आपका यही 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच भी हमारा 2 है और एक्स भी हमारा 2 है, तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये 2√2 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमको हमारे ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, सो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लिख लिया इसको, चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज
आर वेक्टर इज इक्वल टू 5t² आई कैप प्लस 5t जे कैप मीटर, है ना। तो किसी मूविंग बॉडी का किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के साथ इस तरीके से रिलेटेड ये हमें बताया गया है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो इस पार्टिकल की, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है, राइट, उसकी डायरेक्शन, सॉरी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ग्राफ भी आपको दे दिया गया है ना। तो ये ग्राफ में वैसे पूरा आपका आंसर ही दे दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा, पोजीशन वेक्टर की हमारे पास में क्या कंडीशन दे रखा है, दिस इज योर आर वेक्टर इज इक्वल टू 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, दैट इज डी आर वेक्टर बाई डी टी, इस तरीके से। सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर हमारा क्या है 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पहला 5 हमारा कांस्टेंट है और t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2t, ये आई कैप माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा 5 जे कैप, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास में 10t आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप। तो हम लोग को बताना है कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ये नहीं कि इसमें जो वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन आई है, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। ये इस तरीके से। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं सबसे पहले। v हमारा क्या है अंडर रूट ऑफ 20² प्लस -5 का स्क्वायर, ये इस तरीके से, इज इक्वल टू, ये देखिएगा दोनों टर्म से हम लोग 5² कॉमन निकाल लेते हैं, तो रूट से बाहर आके ये 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 5√7। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 5√7, ठीक है, समझ में आई बात। और हमें यहाँ पर दूसरी चीज एंगल देखना है, ठीक है ना। तो लेट अस से कि यहाँ पर ये वर्टिकल के साथ में y एक्सिस के साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज योर vx डिवाइडेड बाई vy। vx कितना है हमारा 20 और vy कितना है मैग्नीट्यूड वाइज 5 है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू vx डिवाइडेड बाई vy। vx कितना है हमारा 20 और vy कितना है हमारे पास में मैग्नीट्यूड वाइज 5। तो यानी कि ये 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये 4 आ गया, यानी कि 10 मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना सिर्फ, है ना, वो तो आपका माइनस डायरेक्शन बताने के लिए कि नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू ये हमारा 4 आ गया। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। तो यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ये हमको 5√17 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ में। तो 5√17 मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारा सही आंसर हो गया, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, लिखिएगा इसे। हुआ ये नोट डाउन, ठीक है। चलिए फिर ये आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे।